नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका जो कंप्यूटर मेमोरी है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को हम विस्तार से देखते हुए हम आगे बात करते हैं। कंप्यूटर में वह स्थान जहाँ डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि को स्थायी और अस्थायी समय के लिए स्टोर किया जाता है, मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी मनुष्य की मस्तिष्क की तरह कार्य करती है। जैसे मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करता है वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी कार्य करती है। जब मेमोरी डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती है तो उसे हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं और इसका उदाहरण है रैम। और जब हम मेमोरी डाटा को अधिक समय के लिए स्टोर करके रखता है उसे स्थायी मेमोरी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है रोम का। तो जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है, जो रोम है वो स्थायी मेमोरी है। इससे 2 सवाल आगे निकल के आए हैं। अब हम आगे देखते हैं। मेमोरी को हम सामान्यतः 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। प्राथमिक मेमोरी, इसी को हम आंतरिक मेमोरी, अर्धचालक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। इंग्लिश में हम प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर और मेन मेमोरी कहते हैं। द्वितीय सेकेंडरी जो मेमोरी है उसको हम बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। इसे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों भागों में या दोनों पार्ट में रखा गया है। प्राथमिक मेमोरी को हम विस्तार से देखते हैं। ये देख लीजिए आप, जो आपकी प्राथमिक मेमोरी है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम को करने के लिए सर्वप्रथम जिस मेमोरी का उपयोग करता है उसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। इसे मुख्य मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। डायरेक्ट एक्सेस में डायरेक्ट उपयोग में लाता है। नेक्स्ट है, कोई भी कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी के बिना कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है, रैम एंड रोम। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो 2 भागों में है। कौन सी है? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वह मेमोरी होती है जब तक करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है तब तक वर्क करती है, और नॉन वोलेटाइल होता है अगर करंट नहीं भी है तब भी इसमें चीज़ें सेव रहती हैं और फिर करंट यूज़ करते हैं, मीन्स उसको ऑन करते कंप्यूटर तो इसकी मेमोरी में जो डाटा है उसको हम फिर से यूज़ कर लेते हैं। इसमें नया डाटा इसमें आ जाता है, मीन्स इसमें कोई भी हम इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करके रखते। अब जो रैम है उसको एस रैम और डी रैम 2 भागों में विभक्त किया गया है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है उसको पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, रैम को विस्तार से देखते हैं। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर चलाने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य प्रोसेस करने वाली प्राथमिक मेमोरी रैम कहलाती है। ये आप समझ गए, बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा गया है। रैम एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है। पहली बार रैम को इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार रैम को किसने बनाया? तो रैम को इंटेल कंपनी ने बनाया। रैम में रीड राइट दोनों ऑप्शंस होते हैं, अर्थात इसमें डाटा को पढ़ा जा सकता है और उसको उसमें लिखा भी जा सकता है। बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने पर रैम में लिखा हुआ डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है और वोलेटाइल मेमोरी भी इसलिए कहते हैं। रैम 2 प्रकार की होती हैं। रैम को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम एंड डी रैम। देखिए रैम लगभग इस टाइप से दिखती है, ये आपके सामने है स्क्रीन पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी एस रैम की। यहाँ देखिए एस रैम। एस रैम इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल्दी रिफ्रेश नहीं होती है। एस रैम में कैश मेमोरी का प्रयोग होता है, मीन्स जो एस रैम है, एस रैम में कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका डी रैम। डी रैम की अपेक्षा गति तेज और महंगी होती है। उपयोग देखें, शेयर मार्केट में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने में और कंप्यूटर्स में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका डी रैम। डी रैम क्या है? इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे डायनेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। इसमें कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। डी रैम को रिफ्रेश करने से कैपेसिटर सेल का चार्ज बंद हो जाता है। और एस रैम की अपेक्षा इसकी गति धीमी होती है और कीमत सस्ती होती है। इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं रोम। तो ये देखिए रोम इस टाइप से दिखाई देती है। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें केवल डाटा को रीड किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने पर रोम में लिखा हुआ डाटा नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहता है? इसमें इसको स्थायी मेमोरी कहते हैं। 3 प्रकार की रोम होती हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। इसके फुल फॉर्म हम देख लेते हैं पहले। देखिए तालिका में बताया गया है। पी रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ईपी रोम को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली कहते हैं। और
EEP रोम को इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार डाटा लिखा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। देखिए इंग्लिश में हम इसे डेटा बोलते हैं और हिंदी में इसको डाटा प्रोनाउंस करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। उपयोग देखिए इसका उपयोग पी रोम का उपयोग वीडियो गेम, टॉयज, मेडिकल उपकरण, CRT मॉनिटर में किया जाता है। और रोम के प्रकार में जो आपका EEP रोम है इसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें लिखे हुए डाटा को अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है। और प्रयोग जो होता है टीवी ट्यूनर, जो भी टीवी ट्यूनर कार्ड है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका EEP रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें लिखे हुए डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा कुछ ही समय में हटाया जा सकता है। डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर और मेमोरी कार्ड में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ाने में किया जाता है इसका काम। अब प्रोसेसिंग गति को कैसे बढ़ाने में यूज होता है इसको, तो ध्यान से देखिए कैसे बढ़ाने में होता है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है आगे आप देखेंगे। यह CPU एवं मुख्य मेमोरी के मध्य स्थिर होती है, उपस्थित होती है। CPU द्वारा जिन प्रोग्राम को निर्देश का बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जिन प्रोग्राम और निर्देशों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है उसको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। जो प्रोसेसर है कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है और अगर वह फाइल उसमें नहीं पाता है या उसे वह फाइल नहीं मिलती है तो उसके बाद वह रैम यानी प्राइमरी मेमोरी में चेक करता है। कैश मेमोरी के कारण पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है, अर्थात कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। इसकी तीव्र गति अर्धचालक मेमोरी के कारण होती है। कैश मेमोरी एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। देखिए ये CPU डायरेक्ट संपर्क में रहता है कैश मेमोरी की, मीन्स डायरेक्ट यहाँ से इसका काम क्या है, मेन मेमोरी से उस डाटा को यहाँ पर रखना जो CPU को इमीडिएटली यूज करना है। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। वह मेमोरी जिसे CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। इसे सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। इसका उपयोग डाटा को अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यदि हम बहुत अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हम द्वितीयक मेमोरी का यूज़ करते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, उन्हें अलग से जोड़ा जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, CD और DVD। इसलिए प्राइमरी मेमोरी नहीं कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। द्वितीयक मेमोरी के प्रकार देख लीजिए कौन कौन से प्रकार की हैं। क्रमानुसार मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ये द्वितीयक मेमोरी की टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी, देखिए सेकेंडरी मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में मैग्नेटिक टेप आता है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या आता है, यहाँ देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD और BD। नेक्स्ट है आपका फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव आता है। आगे हम देखते हैं क्रमानुसार मेमोरी, सेकेंडरी एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में डाटा उसी क्रम में एक्सेस होता है जिस क्रम में डाटा को स्टोर किया जाता है, मीन्स हम रैंडमली एक्सेस नहीं कर पाते उसको। अगर हमने स्टार्टिंग से इसको देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही जिस क्रम में वो डाटा स्टोर हुआ है उसी क्रम में हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं या देख सकते हैं। पहले इसका उपयोग वीडियो प्लेयर में, टेप कैसेट में किया जाता था। मैग्नेटिक टेप देखिए, ये देखिए इस टाइप से दिखाई देता है। यह सबसे पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी है। इसमें पॉलीएस्टर फीता जो होता है उसके साथ एक मैग्नेट ऑक्साइड का लेप किया जाता है जिसमें चुंबकीय चिन्ह बनाकर डाटा लिखा जाता है। इसका उपयोग डिजिटल और एनालॉग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, डिजिटल और एनालॉग डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ध्यान से आपको पढ़ना है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में डाटा किसी भी क्रम में एक्सेस एवं स्टोर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, DVD, पेन ड्राइव आदि। प्रमुख डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का वर्णन देखिए क्या क्या है। हार्ड डिस्क में CPU के अंदर डाटा स्टोर करने वाली यह एक प्रमुख डिवाइस है। कंप्यूटर में सामान्यतः C ड्राइव नामक नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। सबसे पहले हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाया था जिसकी स्टोरेज 5 MB थी। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए। सबसे पहले हार्ड डिस्क किसने बनाई थी, तो IBM कंपनी ने बनाई थी। वर्तमान में इसकी स्टोरेज क्षमता 22 GB है। पहले बनाई थी वो 5 MB की थी, फिर देखिए कितना सुधार हुआ और 22 GB की हार्ड डिस्क अवेलेबल हो गई। हार्ड डिस्क की स्पीड जो होती है RPM में नापते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट, मीन्स एक मिनट में वो कितने चक्कर लगाती है। मार्केट में हार्ड डिस्क का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी वेस्टर्न डिजिटल है, सीगेट टेक्नोलॉजी है, तोशिबा है, EMC कॉर्पोरेशन है और क्वांटम एवं हिताची है। ये हार्ड डिस्क की कंपनियां हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ड डिस्क। अब देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए ये जो आपकी हार्ड डिस्क है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए इसमें ट्रैक है, स्प्लिंडर है,
सेक्टर है, सिलेंडर है, RW हेड है, प्लेटर है और आर्म है। यहाँ देखिए विस्तार से बताया गया है। ट्रैक वह वृत्ताकार रिंग आकार की होती है। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का समय सीक टाइम कहलाता है। सीक टाइम क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का समय सीक टाइम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक सबसे बाहरी स्थिति होती है। नेक्स्ट है आपका सेक्टर। तो सेक्टर को ध्यान से देखिए, हार्ड डिस्क में पिज्जा के आकार में स्टोर करने वाली सबसे छोटी यूनिट है। ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने से, जो ट्रैक से डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय रोटेशनल लेटेंसी टाइम कहलाता है। नेक्स्ट है सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे हम ट्रांसफर रेट कहा जाता है। क्लस्टर, एक से अधिक सेक्टर मिलकर क्लस्टर बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका रीड राइट हेड, यह हार्ड डिस्क में डाटा को रीड राइट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लेटर की देखते हैं हम। एक गोलाकार डिस्क होती है जो कि हार्ड डिस्क के अंदर लगी हुई होती है। हार्ड डिस्क में सर्वप्रथम डाटा प्लेटर पर फैच होता है। नेक्स्ट है आपका स्प्लेंडर, यह एक मोटर है जो कि प्लेटर के बीच में स्थिर होती है। इसकी सहायता से प्लेटर घूमता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, हार्ड डिस्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पाटा सबसे पुराना प्रकार की हार्ड डिस्क होती है। इसका उपयोग जो होता है पहली बार 1986 में हुई थी। जो पाटा है एक मध्यम गति की हार्ड डिस्क है। इसका डाटा ट्रांसफर रेट 133 Mbps होता है। ये ड्राइव है वो मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आज के अधिकतम कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको इस प्रकार की हार्ड डिस्क मिलती है। एक पाटा ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क का डेटा ट्रांसफर रेट अधिक होता है। इसकी गति 150 Mbps से 600 Mbps तक हो सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इस प्रकार के हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जुड़ने के लिए छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करते हैं। SCSI हार्ड डिस्क के नए संस्करण 16 बिट एंड अल्ट्रा 640 बिट की डेटा ट्रांसफर स्पीड 640 Mbps तक होती है। SCSI 12 मीटर की लंबाई वाली केबल के साथ 16 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको 16 डिवाइस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 मीटर केबल की लंबाई, अधिकतम जो लंबाई होगी वो 12 मीटर केबल की होगी। ठीक है, अब है आपका SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD आज की सबसे लेटेस्ट ड्राइव में आती है। बाकी सभी हार्ड डिस्क डिवाइस के मुकाबले काफ़ी बेहतर और तेज है। मतलब ये बहुत तेज है। आजकल के कंप्यूटर में इसी का यूज़ किया जाता है। बोलते हैं ना SSD वाला कंप्यूटर लीजिए, क्योंकि आजकल का जो हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत हैवी है, उसको ज़्यादा स्पीड से आपको यूज़ करना है तो आपको SSD का यूज़ करना पड़ेगा। इसके सीकिंग टाइम बहुत कम होता है। SSD डाटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। इसकी डाटा एक्सेस स्पीड काफ़ी तेज होती है। इसकी कीमत HDD ड्राइव के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है, महंगी आती है ना। नेक्स्ट है आपका फ्लॉपी। यहाँ देखिए फ्लॉपी, यह माइलर प्लास्टिक से बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है। इसमें दो तरह, मतलब दोनों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक पदार्थ का एक लेप होता है, पतली सी झिल्ली होती है। इसका प्रयोग कम डाटा या छोटे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है और आजकल इसका यूज़ कम हो गया है, होता ही नहीं है, पेन ड्राइव का यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए साइज़ के मुकाबले 8 जो इंच है इसमें 200 kbps लगभग इसकी स्पीड होती थी। 5.25 इंच जो था 1.2 MB लगभग, एंड 3.5 इंच 2.8 MB लगभग। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। CD, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। CD का उपयोग ऑडियो फाइल और छोटे प्रोग्राम फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा लिखने के लिए लेज़र तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका CD-ROM, इसका पूर्ण नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें पहले से उपस्थित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें डाटा को मिटाया नहीं जा सकता है। इसका उपयोग ऑडियो, वीडियो और सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं CDR। ये CDR क्या है, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। इसमें यूज़र के द्वारा डाटा एक बार लिखा जा सकता है, किंतु इसे एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसे WORM, राइट वंस रीड मैनी भी कहा जाता है। राइट्स वन एंड रीड मैनी। और है आपका CDRW, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है। रीराइटेबल हम फिर से लिख सकते हैं। इसमें यूज़र के द्वारा डाटा लिखने के साथ साथ इसे एडिट या डिलीट भी किया जा सकता है।
ना। आगे हम डीवीडी को देखते हैं तो इसका पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। सीडी से इसकी क्षमता अधिक होती है, लगभग 17 GB तक हम इसमें डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। इस मेमोरी में जो सीडी डिस्क की भांति होती है, लेकिन इसकी डाटा स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग की लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता 25 GB से 50 GB तक होती है। लेयर देख लीजिए तो 1 लेयर 2 लेयर 1 लेयर 2 लेयर 1 लेयर वाली वन साइड वाली जो आपकी सीडी है डीवीडी है उसकी कैपेसिटी 4.7 GB है। 2 लेयर की वन साइड की 8.5 GB है इसकी कैपेसिटी। 1 लेयर की 2 साइड वाली 9.4 GB कैपेसिटी है और 2 लेयर 2 साइड 17.08 GB है। आप देखिए BRD बहुत पावरफुल ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाली मेमोरी है। इसको हम ब्लू रे डिस्क भी कहते हैं। नीले रंग की किरण का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसलिए हम इसे ब्लू रे डिस्क कहते हैं। इसे हम VD भी कहते हैं। यह मेमोरी DVD डिस्क की भांति होती है, लेकिन इसकी डाटा स्टोरेज क्षमता DVD डिस्क से भी ज़्यादा होती है। CD और DVD की तुलना में जो BD है में कम लेज़र वेवलेंथ का उपयोग किया जाता है ना। इसमें वेवलेंथ कम होती है किसकी, लेज़र की। यह ऑप्टिकल डिस्क में सर्वाधिक क्षमता की डिस्क होती है। यह हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करती है। इसकी स्टोरेज क्षमता 25 GB से 128 GB तक होती है। लेयर की बात करें हम तो सिंगल लेयर जो BD है उसकी 25 GB कैपेसिटी होती है और डबल लेयर है इसकी जो कैपेसिटी होती है 15 GB। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क DVD की तरह दिखने वाली डिस्क है। इसकी स्टोरेज क्षमता TB में होती है। इसमें डाटा स्टोर के लिए हरे और लाल रंग की लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए स्टोरेज क्षमता को क्रम से रखा गया है, घटते हुए क्रम में सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क की होती है, फिर HVD की होती है, फिर होती है आपकी BD, देन DVD, देन CD एंड फ्लॉपी डिस्क। यहाँ देखिए यहाँ पर HVD लिखा हुआ और यहाँ पर HVD लिखा हुआ, दोनों एक ही है, यहाँ गलती से लिख गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की। जो आपकी फ्लैश मेमोरी के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव यह कंप्यूटर की सेकेंडरी और स्थायी USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश मेमोरी ड्राइव है। यह डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, मतलब परमानेंटली स्टोर कर लेती है। इसे USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट तक हो सकती है। इसे कंप्यूटर से हटाने पर भी बना रहता है, मीन्स इसमें जो डाटा होता है वो कंप्यूटर से हटा भी दें तभी उसमें सेव रहता है। मेमोरी कार्ड क्या है, यह पतला आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कार्ड होता है, एक डिवाइस होती है, इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मास स्टोरेज डिवाइस। यह कम लागत व असीमित क्षमता वाली स्टोरेज डिवाइस है। डिस्क एरे, CD-ROM एंड चेक बॉक्स इसका एग्जाम्पल है। अब कंप्यूटर की हम मेमोरी संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। जो 1 बिट है उसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। 0/1 मीन्स ऑन और ऑफ, 0 and 1 ये होती है बिट, 0 या फिर 1 ये बिट होती है। निबल, 1 निबल इसको हम n से डिनोट करते हैं। 4 बिट्स मीन्स 1/2 बाइट्स को हम एक निबल कहते हैं, और जो 1 बाइट्स है वह 8 बिट की होती है, इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वर्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होता है। नेक्स्ट है आपका 1 किलोबाइट मीन्स 1024 बाइट या 2^10 बाइट्स। नेक्स्ट है आपका 1 मेगाबाइट, इसको MB कहते हैं। 1024 KB 2^20 बाइट्स या 1 मिलियन बाइट्स कहते हैं। 1 गीगाबाइट को GB कहते हैं। 1024 MB या 2^30 बाइट्स या 1 बिलियन बाइट्स। नेक्स्ट है आपका 1 टेराबाइट को TB कहते हैं। 1024 TB इसको हम 2^40 बाइट्स या 1 ट्रिलियन बाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 पेटाबाइट PB 1024 TB या 2^50 बाइट्स। नेक्स्ट है आपका 1 एक्साबाइट, इसको EB कहते हैं या 1 XB कहते हैं। 10^24 PB मीन्स 1 एक्साबाइट इक्वल टू 10^60 बाइट्स या 1024 PB पेटाबाइट। 1 जोटाबाइट है, जोटाबाइट ZB से रिप्रेजेंट करते हैं। 1024 EB 2^70 बाइट्स, ये कैपेसिटी बताई गई है। 1 योटाबाइट मीन्स YB, कैपेसिटी होती है 10^24 ZB एंड 2 बाइट्स।
ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पेटाबाइट, ठीक है, ऐसे यहाँ से ये यहाँ पर आ गया ना। आपको ऐसे ध्यान रखना है ये सारणी जो दी गई कैसे दी गई है। रजिस्टर क्या है? यह कंप्यूटर की सबसे तीव्र मेमोरी होती है। रजिस्टर जो होती है वो सबसे तीव्र मेमोरी होती है। यह सीपीयू से जुड़ी रहती है तथा तीव्र गति से सूचना का आदान प्रदान करती है। कार्य के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा जा सकता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। नेक्स्ट है आपका, यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है। यह 16, 32 एंड 64 बिट्स में पाए जाते हैं। अब देखिए मेमोरी पदानुक्रम या मेमोरी हायरार्की कैसी है। यहाँ देखिए रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ऊपर से इनकी नीचे स्टोरेज क्षमता इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेस टाइम यहाँ पर एक्सेस टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। मीन्स इसमें डेटा का जो एक्सेस टाइम है वो बहुत अधिक होता है और रजिस्टर में डेटा का एक्सेस टाइम होता है बहुत कम होता है। तो ये जो एक्सेस टाइम है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर स्टोरेज है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट है आपका, इसी के हम सारणी में दिया गया है विभिन्न प्रकार की मेमोरी का एक्सेस टाइम तथा स्टोरेज। मेमोरी रजिस्टर 1 to 2 नैनोसेकेंड है इसका एक्सेस टाइम। स्टोरेज क्षमता 200 बाइट। अब कैश मेमोरी जो है 3 to 10 NS है नैनोसेकेंड और 32 KB से 4 MB तक इसकी स्टोरेज क्षमता है। रैम 10 to 60 नैनोसेकेंड, 16 MB एंड 4 GB इसकी स्टोरेज क्षमता है। 4 मैग्नेटिक डिस्क, 4 नंबर जो है मैग्नेटिक डिस्क है 10 to 50 NS है, ये 10 to 50 MS। 160 GB to 1600 GB तक इसकी स्टोरेज क्षमता है। एंड ऑप्टिकल डिस्क 100 to 200 MS। स्टोरेज क्षमता जो है 700 MB एंड 16 GB, 700 MB से 16 GB तक इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ ध्यान रखिएगा। अब बायोस देख लेते हैं आप। बायोस जो है इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस जो है का मुख्य कार्य इनपुट आउटपुट युक्तियों के मध्य आपसी सहयोग को सुचारू रखता है। यह रोम के EEPROM पर अवस्थित रहता है। यहाँ देखिए कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। MBPS का जो फुल फॉर्म होता है कैपिटल लेटर वाला मेगाबाइट्स पर सेकेंड, और जो आपका MBPS स्मॉल वाला होता है यहाँ भी, तो इसका पूरा नाम होता है मेगाबिट पर सेकेंड। तो ये था आपका पूरा चैप्टर मेमोरी के बारे में। इसके MCQ के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।